हेलो बच्चों, वंश एजुकेशन क्लासेज में आज आप लोगों को फिजिक्स क्लास 10th की कल मिरर पढ़ाए थे और मिरर में आज बताएंगे कि मिरर कल ही बता देते थोड़ा बहुत कि मिरर क्या होता है, कितने टाइप्स होता है। आज उसी में देखेंगे कि मैं बता रहा था कल जो मिरर था वह दो टाइप्स होता है। देखिए, जो आपको कल मिरर बताए थे दो टाइप से बताए थे। अब दो टाइप में आपको कौन कौन बताए थे? एक आपको बताए थे प्लेन मिरर और एक आपको बताए थे दूसरा वाला स्फेरिकल मिरर। कनेक्ट कनेक्ट मतलब कह सकते हैं कि एक हमारा समतल था, दूसरा क्या था? गोली था। ध्यान दीजिएगा, एक मेरा जो पहला था समतल, दूसरा हमारा था गोली दर्पण। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को सबसे पहले समतल दर्पण कि समतल दर्पण क्या होता है, क्योंकि मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि जो समतल दर्पण होता है अधिकतर घरों में यही यूज होता है, क्योंकि फेस देखने के लिए या वगैरह ये सब देखने के लिए घर में जितना भी दर्पण होते हैं सब समतल होते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना है समतल दर्पण, जो हमारी पहली है समतल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा समतल दर्पण में होता क्या है। समतल दर्पण बता रहा है कि किसी कांच के, ध्यान दीजिएगा, किसी कांच के समतल प्लेट को, तो कोई कांच की समतल या सीधी प्लेट को एक तरफ पॉलिश किया जाए, किसी कांच की समतल प्लेट को एक तरफ पॉलिश किया जाए तथा दूसरी तरफ परावर्तक छोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ पॉलिश किया जाए तथा दूसरी तरफ परावर्तक छोड़ा जाए तो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, तो सीधा कह सकते हैं कि किसी कांच की समतल प्लेट को एक तरफ परावर्तक तथा दूसरी तरफ पॉलिश किया जाए तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब होता क्या है कि परावर्तक से कोई भी किरणें हो, सभी किरणें इसमें भी वही होता है कि क्या होती हैं, मुक्त दर्पण के ध्रुव से टकराकर वापस आ जाती है, ये बताया गया है। तो यही आपका क्या, और ये तो आपको बताया गया पहले से ही कि ये आपतित होती है और ये परावर्तित। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आपका सबसे फर्स्ट आपको बताया गया है कि आपका है क्या है, समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण, जिसमें आपको बताया गया है कि कोई कांच का समतल प्लेट हो और उसके एक साइड कलई तथा दूसरे साइड क्या किया जाए, परावर्तक छोड़ा जाए, तो इस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, कह सकते हैं प्लेन मिरर। आपसे बता रहा है कि अभी बताएं कि समतल दर्पण में होता क्या है कि किसी कांच की समतल प्लेट, किसी कांच की समतल प्लेट को एक तरफ कलई तथा दूसरी तरफ परावर्तन बनाने से बनी वस्तु
समतल दर्पण कहलाती है। एक तो पहले इसे ध्यान दो। सबसे पहले तो बहुत सीधी सी कह सकते हैं डिफिनेशन कि कोई कांच की समतल प्लेट हो या कोई कांच की समतल प्लेट ले ले और प्लेट के एक साइड या एक तरफ कलई कर दे और दूसरी तरफ परावर्तन बना दे या परावर्तक बना दे, तो उससे जो वस्तु बनती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर अपनी भाषा में बहुत इसको नॉर्मल से अपनी भाषा में कहें तो सीधे कह सकते हैं कि किसी समतल प्लेट को एक साइड कलई करे दूसरी साइड परावर्तक कर दे, उसे ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बता रहा है कि कोई मान लीजिए कोई समतल प्लेट है जिसके एक साइड पॉलिश या कलई कर दिया जाए और दूसरी साइड परावर्तक छोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, दूसरे साइड अगर इसको परावर्तक छोड़ा जाए तो बता रहा है कि जहां से किरणें परावर्तन होके जा सके, तो इस आकृति को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जो हो सकता है, क्या देखिए प्रॉपर्टीज आप प्लेन मिरर, समतल दर्पण के गुण हो सकते हैं। समतल दर्पण के समतल दर्पण के गुण। और सबसे पहले जानेंगे कि समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं। देखिएगा, समतल दर्पण के गुण होते हैं, सबसे पहली बात कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं सभी प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनते हैं। और आभासी और सीधा तभी बनते हैं जब प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, दर्पण के पीछे। तो कह सकते हैं सबसे पहला जो होता है, कह सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहली बात तो हो गई। कह सकते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बने। जैसे अगर दर्पण हो जाए, ध्यान दीजिए, कह रहा कोई दर्पण हो, अगर यहाँ पर वस्तु इसकी है ये भी, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे यहाँ पर बन जाता है। तो कह सकते हैं समतल दर्पण में, इस समतल दर्पण में कोई अगर किरण यहाँ से जा रही थी तो यहाँ से चली जाएगी, तो पता है बता रहा है समतल दर्पण में जितनी वस्तु की हाइट, क्या कह सकते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु होती है उतने बड़ी तो क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो पहली बात तो हो गई कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक दर्पण के पीछे बनता है, ये पहली बात हुई। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। देखिएगा इसको, अब बता रहा है जैसे कोई हमारा समतल दर्पण हो, क्या है, समतल दर्पण, क्या है, समतल दर्पण, समतल दर्पण है। बता रहा है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा बनता है। फिर वस्तु आपकी यहां पर है ए बी,
ध्यान दीजिए, वस्तु अगर ए बी है तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, या भी वस्तु के बराबर और वस्तु के सीधा ही बनता है। जिधर अगर मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु है तो मुख्य अक्ष से ऊपर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मतलब कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, सीधा होता है, और आभासी दर्पण के बाद है। और जो प्रतिबिंब दर्पण के बाद बनती है, जो प्रतिबिंब दर्पण के बाद बनती है उसे क्या कहते हैं, आभासी। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रतिबिंब दर्पण के बाद बनती है उसे आभासी प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब परावर्तित होके दर्पण के पहले बन जाती है, परावर्तित होने के बाद दर्पण के पहले बनती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्लियर हुआ। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब दर्पण के बाद बने, दर्पण के पीछे बने, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने उसे आभासी प्रतिबिंब, तथा जो प्रतिबिंब दर्पण के पहले परावर्तन होने के बाद या परावर्तित होने के बाद दर्पण के पहले बन जाए उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी और सीधा बनता है। ये क्लियर हुआ। अब तीसरी बात ध्यान दीजिए, अब तीसरा आपसे कह रहा है इसमें जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, लिखेंगे समतल दर्पण के सामने समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है ध्यान दीजिए, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हुआ। बता रहा है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर, मतलब अगर यहां से उतनी दूरी पर है वस्तु तो प्रतिबिंब उसका उतनी दूरी पर बनेगा। तो बता रहा है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है प्रतिबिंब भी क्या होता है, उतनी दूरी पर बनता है। जैसे देखिए कह रहा है अगर कोई समतल दर्पण यहां पर है, अगर यहां पर ए बी इतनी दूरी पर रखी गई, यहां से यहां तक मान लें कि x डिस्टेंस पर रखी गई है। अगर कह रहा है कि समतल दर्पण पर वस्तु x डिस्टेंस पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब भी a डैश b डैश x दूरी पर ही बनता है। मतलब जितनी दूर वस्तु होती जाती है प्रतिबिंब भी उतना दूर होता जाता है, जितनी भी नजदीक वस्तु आती है प्रतिबिंब उसका उतना नजदीक आता है। कह सकते हैं कि वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब उसका उतना ही दूरी पर बनता है। इतना होता है तीसरा नियम। अब इसका चौथा नियम होता है, चौथा जो गुण होता है, चौथा गुण बता रहा है कि समतल दर्पण में, ध्यान दीजिएगा, चौथा नियम आपसे बता रहा है कि समतल दर्पण में वस्तुओं का डिवीजन होता है, या कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तुओं में
दाहिने को बायां दिखाया जाता है तथा बाएं को दाहिना दिखाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु के आधे भाग को दाहिने से बायां दिखाया जाता है। आधे भाग के दाहिने को बायां दिखाया जाता है तथा आधे भाग के बाएं को दाहिना दिखाया जाता है। ध्यान दीजिए, अब सब चौथा नियम क्या बताया गया है कि अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाए, जैसे समतल दर्पण के सामने खड़ा हो गए, तो खड़ा होने पर क्या होता है कि दाहिना हाथ बायां दिखाई देता है, बायां हाथ क्या होता है दाहिना दिखाई देता है। तो चौथा गुण यही इसका होता है कि समतल दर्पण में वस्तु के आधे भाग को, नहीं पूरे भाग को, आधे भाग के दाहिने भाग को, ध्यान रखिएगा, आधे भाग के दाहिने भाग जो होता है उसको बायां दिखाया जाता है तथा बाएं भाग को क्या किया जाता है, दाहिना दिखाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए क्या क्या जाने। देखिए सबसे पहले बताया गया है कि समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि समतल दर्पण होता क्या है, आपको अभी बताया गया कि समतल दर्पण क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपसे बताया गया है कि समतल दर्पण किसी कांच की समतल प्लेट के एक तरफ कलई या पॉलिश कर दे तथा दूसरी तरफ परावर्तक बना दे, तो परावर्तक बनाने से बनी जो वस्तु बनती है उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। इतनी बात होती है इसमें समतल दर्पण में। अब समतल दर्पण में आपको बताया गया, आगे कह रहा है कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण में उनके गुण क्या होते हैं। पहले ये तो क्लियर हो गया कि इसमें दर्पण के कोई समतल दर्पण ले ले या कोई समतल कांच का प्लेट ले ले, उसकी एक साइड पॉलिश कर दे और दूसरी साइड परावर्तक छोड़ दे तो क्या होगा, समतल होगा। अब बता रहा है कि समतल के गुण क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बताया है समतल के गुण क्या होते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। सब लोग जानते हैं कि इसमें जितने प्रतिबिंब होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जितने प्रतिबिंब होते हैं सब क्या होते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। मतलब अगर आपका दर्पण यहाँ है तो प्रतिबिंब क्या होंगे, इधर बनेंगे, इधर वस्तु, इधर क्या है प्रतिबिंब है। जितने जितने आप दूर जाएंगे तो वस्तु उतने उतने दूर चली जाती है। हाँ, लेकिन वस्तु की साइज क्या होती है, बराबर रहती है, इतने होता है। आज समझ में, ये आपका होता है समतल दर्पण। अब आगे देखिएगा, अब आपको पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। चलिए दूसरी बात देखिए, इसमें दूसरी आपसे क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है और सीधा होता है, और सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब आभासी रहेगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो सीधा ना बन के क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है तथा सीधा बनता है, यह दूसरी कंडीशन होती है। अब तीसरी कंडीशन इसमें क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, या समतल दर्पण के सामने कह सकते हैं, जैसे देखिए अगर समतल दर्पण के सामने यहां पर समतल दर्पण हमारा है, अब बता रहा है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, यहां पर अगर वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा। जैसे यहाँ ए यहाँ बी, यहाँ ए यहाँ बी डैश, ए डैश बी डैश। अब बताइए यहाँ रखे थे तो वस्तु यहाँ बनी प्रतिबिंब, अगर यहाँ रख दें तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश ए बी। अब कह रहा है अगर वस्तु और थोड़ा दूर करें, मान लीजिए वस्तु यहाँ करते रहे, मान ले वस्तु और यहाँ कर दिए, अगर वस्तु यहाँ कर दे रहे तो इसका भी प्रतिबिंब तब क्या बनेगा, बताइए ध्यान दीजिए, जितनी दूरी पर वस्तु जा रही है उतनी दूरी पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो कह सकते हैं कि वस्तु जितने दूरी पर रहेगी
उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, उतने दूरी पर पड़ेगा। यही आपको इसमें बताया गया है। देखिएगा, यही बताया ना कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ना इधर ना उधर। ध्यान रखिएगा बात कि इसमें ना इधर बनता है ना उधर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है उतने दूरी पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब आगे आप ध्यान दीजिएगा, अगली कंडीशन आपकी क्या थी। अगर आपको बताया गया था कि समतल दर्पण में वस्तु के आधे भाग के दाहिने को बायां दिखाया जाता और बाएं को दाहिना। मतलब आपको मैं बताया था कि आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आपको मैं बताया था कि आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, तो जिसमें क्या होगा, आपका जो दाहिना हाथ है वह बायां हाथ दिखेगा और जो बायां हाथ है वह क्या दिखेगा, दाहिना हाथ दिखेगा। इतना है, यही आपका पूरा क्लियर समतल दर्पण है। ध्यान दीजिए, देखिए यही आपका समतल दर्पण है जिसमें आपको बताया गया है क्या कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण की डिफिनेशन बता दी गई है। इसके बाद समतल दर्पण के गुण जितने हैं इतने आपको समतल दर्पण में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आपको समतल दर्पण में से बस इतना ही आएगा, इसलिए आपको समतल दर्पण बस इतना जानना है। अब आपका आगे चलेगा स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ये पहला जो आपका चैप्टर है पूरा उसी पे डिपेंड है, उससे लेके लास्ट तक। तो आपको सबसे पहले जानना है स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है। नाम से ही गोला है। देखिए ध्यान दीजिए, हमें पढ़ना स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिए, स्फेरिकल मिरर पढ़ना, जिसको हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिए, ये हमें पढ़ना स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। तो नाम से ही पता लग गया कि गोलीय दर्पण मतलब स्वाभाविक से बात है, इसमें गोला जरूर होगा। अब देखिए होता क्या है, स्फेरिकल मिरर पहले जान लीजिए स्फेरिकल मिरर होता क्या है। बता रहे कोई कांच का खोखला गोला, स्वाभाविक सी बात है, या इसे देख लीजिए, देखिए कोई कांच का जैसे खोखला गोला हो जाए, अब बता रहा है कि अगर कोई कांच का खोखला गोला हो जिसकी रेडियस क्या हो, यही है बता रहा है जिसका केंद्र मान लेते हैं सी। क्लियर। अब बता रहा है अगर इसके एक भाग को काट लें, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गोले के एक भाग को काट लें, मान लें हम इतना क्या कर लिया जाए, इतना भाग अगर हमें काट लिया जाए, इतना काट लें, अगर दर्पण के इस साइड वाला इतना भाग काटेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, मतलब ये पृष्ठ के। काटने के बाद अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे हमें मिल रहा है प्रारूप। यहाँ पर क्या है सी है और कुछ ऐसा प्रारूप बन रहा है, यही बन रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ के एक भाग को काट लिया जाए तो काटने के बाद कुछ ऐसा होगा। क्लियर है। अब बात आती है कि इसके एक पृष्ठ पर अगर पॉलिश कर दिया जाए, अब एक पृष्ठ का मतलब या तो दबे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाए या फिर भरे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाए। मान लें कि किसको कर दे, दबे हुए पृष्ठ को। अगर पहले दबे हुए पृष्ठ को करें, यही पृष्ठ दबा हुआ है,
दबे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाए तथा उभरा हुआ पृष्ठ अगर परावर्तक छोड़ा जाए, ध्यान रखिएगा, उभरा हुआ दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो। फिर समझिए, दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, इसे क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब कह रहा है कि फिर उसी टाइप से कोई दूसरा गोला ले, ये तो पहला होगा। फिर मान लीजिए इसी टाइप से एक दूसरा गोला ले ले, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा कोई गोला ले लें, अब इस पर भी एक किसका केंद्र क्या मान लें, सी मान लें। अब कह रहा इसके भी आधे भाग या आधे से कम भाग को क्या करना, काटा। अब अभी तक हम क्या जाने थे इसमें, अभी तक जाने थे कि इसके अंदर या दबे हुए भाग पर क्या किए, पॉलिश की। अब अगर इसके ये जो पार्ट लिए हैं, इसके उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश किया जाए, यही है हमारा। ध्यान दीजिए, अब बता रहा है कि अगर इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दें तो क्या, तथा दबे हुए भाग को परावर्तक छोड़े। ध्यान दीजिएगा, उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दे तथा दबे हुए भाग को परावर्तक छोड़े, इसे कैसा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। ये तो दो टाइप से होते हैं। क्या होता है, अगर किसी किसी गोली पृष्ठ को काट कर एक साइड पॉलिश तथा दूसरी साइड उसको परावर्तक किया जाए तो उनसे दो दर्पण निकलते हैं, या तो अवतल निकलेगा या उत्तल निकलेगा। अवतल की कंडीशन क्या होती है, अवतल में दबे हुए भाग को परावर्तक किया जाता है, दबे हुए भाग को परावर्तक किया जाता है तथा उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। क्या किया जाता है, दबे हुए भाग को परावर्तक करते हैं तथा उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, उभरे हुए भाग पर परावर्तक बनाते हैं या परावर्तन करते हैं। फिर दबे हुए भाग पर, उत्तल में क्या होता है, दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तथा उभरे हुए भाग को परावर्तक बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब पहले इसकी डिफिनेशन देख रहे हैं कि गोली दर्पण की डिफिनेशन क्या होती है। तो क्लियर हो गया कि दो टाइप्स होता है, लेकिन पहले डिफिनेशन देखें। डिफिनेशन देखेंगे तो है हमारा क्या, हेडिंग यही है, गोली दर्पण। स्फेरिकल, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे किसी कांच के के गोले को काट कर एक तरफ कलई तथा दूसरी तरफ परावर्तन बना।
परावर्तक बनाएं तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बताया आपसे कि सो बता रहा है कि गोली दर्पण में कि किसी कांच के गोले को एक तरफ से या किसी कांच के गोले को काट कर एक तरफ कलई तथा दूसरी तरफ परावर्तक बनाए तो उस आकृति को या फिर उस वस्तु को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए अभी आपको एक बार बताएं गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे कांच के जैसे कोई खोखला गोला है, अब जिसमें कह रहा है कि यहाँ पर सी वक्रता के नियम, अब बता रहा है कि इसके एक भाग को अगर काट लें, एक भाग को काट लिए तथा जिसके एक पृष्ठ पर या उभरे हुए भाग पर या दबे हुए भाग किसी एक भाग पर अगर कलई कर दे या पॉलिश कर दे, जैसे मान लें अगर हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश करें, मान लें उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दे, ध्यान दीजिएगा कि कटे हुए भाग के उभरे हुए भाग पर क्या कर दे, अगर पॉलिश कर दे तो उस आकृति या फिर इस वस्तु को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया। गोलीय दर्पण क्या होता है कि किसी कांच के खोखले गोले या किसी कांच के गोले को एक तरफ से काट दिया या किसी एक पृष्ठ से काट कर उसके एक तरफ कलई कर दिया जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए तो उससे बनी वस्तु गोलीय दर्पण कहलाती है। ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि गोलीय दर्पण कितने टाइप से होते हैं। अभी मैं एक बार बताया भी था, यहाँ देखिए अभी मैं बताया कि गोलीय दर्पण कितने टाइप से होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण में बताया गोलीय दर्पण कितना होता है, दो होता है। दो कौन कौन होता है, उत्तल होता है और अवतल होता है। ध्यान दीजिएगा, दो गोलीय दर्पण यही होते हैं, एक आपका उत्तल है दूसरा अवतल है। तो बच्चों हम कहा थे कि गोलीय दर्पण के हमें प्रकार जानना था। अब ध्यान दीजिएगा गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होता है। मैं बताया कि अभी मैं बताया कि गोलीय दर्पण दो टाइप से होते हैं, एक आपका अवतल होता है, दूसरा आपका क्या होता है, उत्तल होता है। बात है कि अवतल और उत्तल होते क्या। सबसे फर्स्ट पहले हम जानेंगे कि जो अवतल हमारा है, जो उत्तल है, वह होते क्या है। अब देखिए सबसे पहले अवतल के लिए क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि अवतल के लिए हम क्या करेंगे कि जो दर्पण का जो पृष्ठ कह सकते हैं, अभी मैं बताया कि किसी दर्पण के उभरे हुए भाग पर, अगर किसी दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश तथा दबे हुए भाग, अगर दबा हुआ भाग परावर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अभी बताया डिफिनेशन इसकी तो कल बताएंगे, आप ध्यान देते रहिएगा। अभी आपको बता रहे हैं कि किसी अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, अगर उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दें तथा दबे हुए भाग को परावर्तक कर दें तो उसे अवतल दर्पण कहता है। इतनी बात है। अब दूसरा आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल में बताया कि दर्पण के या गोली पृष्ठ के आंतरिक भाग को अगर कलई कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा,
आंतरिक भाग को अगर कलई कर दिया जाए, आंतरिक भाग को अगर कलई कर दिया जाए और बाहरी भाग को परावर्तक छोड़ा जाए, आंतरिक भाग को कलई कर दिया जाए तथा बाहरी भाग को परावर्तक छोड़ा जाए, आंतरिक भाग को अगर कलई कर दिया जाए और बाहरी भाग को परावर्तक छोड़ा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण। जिसमें वस्तु इधर से आती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर चली जाती है, और इसमें क्या होता है? इसमें भी वस्तु परावर्तक पृष्ठ से टकराकर चली जाती है। आज बच्चों इतने जानना है कि गोलीय दर्पण क्या था। आपको आज बताएं क्या क्या, ध्यान दे दीजिए। इसमें आपको सबसे फर्स्ट बताया गया कि दर्पण क्या होते हैं, जिसमें दर्पण में आपको बताया था कि दर्पण भी दो टाइप से होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण। में बताया कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। फिर इसके बाद समतल दर्पण की डिफिनेशन सब लोग को पता ही है कि किसी प्लेन या किसी समतल कांच के गोले, किसी प्लेन या किसी समतल कांच के टुकड़े को या फिर किसी कांच को एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए, दूसरा तरफ परावर्तक बना दिया जाए, इसे क्या कहा गया? समतल दर्पण कहा गया। अब बात आई थी कि समतल के गुण, समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के 4 गुण होते हैं, जिसमें आपको मैं पहला बताया था कि यह इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण अगर दर्पण के सामने अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है, पहली बात बताया था। दूसरी बात इसमें मैं क्या बताया था? दूसरी बताया था कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है। क्लियर है? इसमें आपको बताया गया था कि जो प्रतिबिंब बनता है इसमें वह आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा प्रतिबिंब होता है। तीसरा बताया गया, समतल दर्पण के सामने वस्तु जितने दूरी पर रखेंगे, देखिए वस्तु जितने इसमें दूरी पर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने दूरी पर अगर मान ले हम यहाँ से यहाँ तक x दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनता है? x दूरी पर बनता है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें वस्तु जितने दूरी पर रखेंगे प्रतिबिंब उतने दूरी पर बनता है। और चौथी कंडीशन क्या थी? चौथी कंडीशन बताया गया था कि समतल दर्पण के सामने उस वस्तु को लाने पर वस्तु के दाहिने पार्ट को बाएं में दिखाता है, या फिर कह सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को लाया जाए तो उसके दाहिने पार्ट को बायां दिखाता है और बाएं पार्ट को दाहिना दिखाता है। मतलब कह सकते हैं लेफ्ट को राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट, मतलब बाएं को दाहिना, दाहिने को बायां। यही आपका नियम होता है इसमें। फिर इसके बाद आगे देखें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में बताएं गोलीय दर्पण क्या होता है कि किसी कांच के गोले को काटकर एक साइड पॉलिश कर दिया जाए और दूसरे साइड परावर्तक बना दिया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इतना हो गया। जो 2 टाइप से होता है आपको बताएं, एक अवतल दूसरा उत्तल। ये क्लियर है? बाकी बच्चों आपको कल बताया जाएगा इसकी डिफिनेशन की, अवतल की क्या होता है, उत्तल क्या होता है। इतना आप लोग इतना करते रहिएगा, बाकी कल आपको आगे इसके बताते हैं। धन्यवाद बच्चों।